हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग परमाणु और अणु की 3 क्लास को कर चुके हैं, आज ये चौथी क्लास है। तो आइए देर न करते हुए हम आज चौथी क्लास को समझते हैं। और ये चौथी जो क्लास है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए क्लास को हम लोग समझते हैं कि इस क्लास में आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे परमाणु और अणु को। ठीक है, तो आज का जो पहला ये पॉइंट है हम लोग का, ये क्या है, परमाणु और अणु का। ठीक है, ये जो चैप्टर है परमाणु और अणु, परमाणु और अणु, इसको इंग्लिश में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। आई होप आपको समझिए। ये आज की जो क्लास है ये क्लास जो है आज की चौथी क्लास है। ठीक है, चौथी क्लास है। ठीक है, और इस चौथी क्लास में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आज का पहला पॉइंट, आयन। ठीक है, आयन क्या होता है। ठीक है, तो आयन को हम लोग समझते हैं। ठीक है, आयन। ठीक है, आयन क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, आयंस का मतलब क्या होता है, लेन देन। आयंस का मतलब ये होता है लेन देन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूँ जो कि कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा। कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, चाहे वह गवर्नमेंट अप्लाई हो चाहे प्राइवेट अप्लाई हो, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है चाहे कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो उस व्यक्ति के द्वारा कोई भी लेन देन अगर होती है तो यह प्रक्रिया क्या कही जाएगी। ठीक है, अगर वह किसी काम को करने के बदले में क्या करता है, कोई लेन देन करता है, मीन्स कैसा लेन देन, पैसे का अगर लेन देन करता है तो उसको हम लोग एक शब्द में कह सकते हैं कि घूस। ठीक है, मतलब कि घूस को लेना या देना, जब यह दोनों प्रक्रियाएं एक साथ हो रही हैं तो वहां पे आयन देखने को मिलेगा। मतलब घूस लेना, लेने वाला और देने वाला, ये दोनों के बीच की जो क्रियाएं होती हैं ये आयंस को डिनोट करती हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आयंस किसे कहेंगे, जब किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्यागना या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को त्यागना या ग्रहण करना या खोना या प्राप्त करना, यह क्रिया होती है तो उसे आयन कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आयन किसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का, तो वह रिश्वत की बात मैं किया हूं जिसको घूस बोल रहे थे। तो जब रिश्वत दिया जाएगा तो धनायन, ठीक है, मतलब जो रिश्वत देने वाला जो व्यक्ति होगा वो क्या बनाएगा, धनायन बनाएगा। और जो रिश्वत को लेने वाला व्यक्ति होगा वह क्या बनाएगा, ऋणायन बनाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो रिश्वत लेना और देना ये दोनों कानूनन अपराध है, लेकिन यहाँ पे आयन का निर्माण होता है जब घूस लेने वाला घूस देने वाले दोनों व्यक्तियों के बीच क्या होगा, आयन का निर्माण हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। जैसे क्या होता है कि आयन किसे कहते हैं, तो आयन की परिभाषा इलेक्ट्रॉन लेना या इलेक्ट्रॉन का देना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लेना या देना क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। आयन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का अदला बदली होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। आई होप। यहीं पे एक शब्द आता है उदासीन। ठीक है, उदासीन। ठीक है, उदासीन क्या होता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी समझ लीजिए क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, उदासीन क्या होता है, उदासीन आप किसे कहेंगे। ठीक है, तो क्या कारण, तो ये तो आयंस है, आयंस में इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। ठीक है, तो उदासीन जो होता है ये उदासीन इसको क्यों कहा जाता है, तो देखिए किसी भी तत्व या परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होने के कारण, ठीक है, वह तत्व क्या होता है, उदासीन कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया। किसी भी परमाणु या अणु में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होने के कारण, ठीक है, समान होने के कारण क्या होता है,
परमाणु, ठीक है, परमाणु उदासीन होता है, उदासीन होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, परमाणु उदासीन होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बता दिया कि कोई भी परमाणु या तत्व तो कब उदासीन होता है, तो कोई भी परमाणु तब उदासीन होगा जब उस तत्व या परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होगी, ठीक है, मतलब उसमें लेन देन नहीं करना है, ठीक है, लेन देन नहीं होगा तो वह तत्व क्या होगा, उदासीन होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। उदासीन का मतलब क्या होगा, उदासीन का मतलब ये होगा कि जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होने के कारण परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। और जब इसी में क्या आप करते हैं, इसी उदासीन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन का क्या कर देते हैं, लेन देन कर देते हैं, तो वह तत्व या परमाणु क्या हो जाता है, आयन हो जाता है, जिसको मैं यहाँ पे समझा दिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, आयन को पढ़ रहे हैं, तो जो आयन होता है, ठीक है, आयन, ठीक है, आयन में हम दो प्रकार के पहले समझते हैं, ठीक है, दो प्रकार, मतलब एक होगा धनायन, ठीक है, धनायन, एक होगा क्या, ऋणायन, ठीक है, ऋणायन, ठीक है। आई होप आपको समझ में। धनायन को बेहतरीन तरीके से समझिएगा। धनायन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। और ऋणायन को एनायन बोलते हैं। ऋणायन को क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आयन जो है ये कितने प्रकार के, मतलब अभी दो पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी इसमें एक और पॉइंट बचता है, जैसे ये कैटायन और ऋणायन इसके क्या है, आयन के प्रकार है, ठीक है। अब सबसे पहले कैटायन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्षारी मूलक भी कहा जाता है। धनायन जो होता है इसको हम लोग क्षारी मूलक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारी मूलक भी कहते हैं, क्षारी मूलक भी कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। धनायन जो शब्द है, ठीक है, ये धनायन कब बनता है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को खोता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को खो देता है, इलेक्ट्रॉन को खो देता है, तब ये क्या बनता है, धनायन बनता है। आई होप आपको क्लियर हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन को खोता है या इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, त्याग जब कर देता है, त्याग कर देता है, ठीक है, कर देता है, तब ये क्या प्राप्त करता है, धनायन प्राप्त करता है। आई होप आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन खो देता है या इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है, जिसे आप क्या कहते हैं, धनायन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। अब मैं एक बात और बता देता हूं जिससे कि ये धनायन आपको भूलने वाला नहीं है। एक ट्रिक बनाया गया है मेरे द्वारा, जैसे धन श्री, क्या, धन और श्री, ठीक है, श्री, धन श्री में देखिए ये जो धन है इससे हो जाएगा धनायन, धनायन, और श्री से हो जाएगा क्षारीय, ठीक है, क्षारीय, ठीक है। ये समझने के लिए है केवल, तो धनायन को आप क्या कहेंगे, क्षारीय भी कह सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। और धन जिसके पास रहेगा वही तो किसी को उधार देगा, ठीक है, ये बात समझिए। जिसके पास धन होगा वही तो धन का त्याग कर सकता है, जिसके पास धन ही नहीं है तो कहाँ से त्याग करेगा। तो ये बात समझिएगा कि अमीर जो लोग, अमीर के पास धन की बहुतायत होती है तो वो किसी को दान भी कर सकते हैं, तो वो धन का त्याग भी कर सकते हैं, धन किसी को उधार भी दे सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं, जैसे धनायन में जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो ये सोडियम होता है ये प्लस चार्ज लेता है, ये कैल्शियम जो होता है ये डबल प्लस लेता है, समझ में आ गया। फेरस जो होता है इस पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, डबल प्लस होता है। तो इस तरह से ये क्या होता है कि धनायन के उदाहरण है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि ये ऋणायन जो होता है ये क्या होता है, ये अम्लीय मूलक होता है। ये क्या होता है, अम्लीय मूलक होता है, अम्लीय मूलक होता है, ठीक है। जो ऋणायन होता है ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, ठीक है। ये जो ऋणायन होता है इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गया। या इसी को कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है, ग्रहण करता है, ठीक है,
प्राप्त करता है या ग्रहण करता है, एक ही बात है, आपको ये समझना है, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, इसका ट्रिक क्या है, री अम्मा, क्या इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक ये बनाया गया है, इसका ट्रिक, ठीक है, इसका ट्रिक है री अम्मा, ठीक है, री अम्मा, ठीक है। री से आपका हो जाएगा ऋणायन, ठीक है, ऋणायन, ठीक है, और अम्मा से हो जाएगा अम्ल, मतलब अम्लीय मूलक, अम्लीय मूलक, ये आपको भूलना नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे धन श्री से धनायन और क्षारीय मूलक, मतलब जो ये धनायन होते हैं वो क्षारीय मूलक कहे जाते हैं, जो ऋणायन होते हैं वह अम्लीय मूलक कहे जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब इसमें हम लोग समझते हैं ऋणायन में कुछ एग्जाम्पल को, जैसे कुछ एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जैसे क्लोरीन पे क्या होता है, एक माइनस होता है। आई होप ब्रोमीन पे क्या होता है, एक माइनस होता है, ठीक है, ब्रोमीन पे एक माइनस होता है, ठीक है, आयोडीन पे एक माइनस होता है, ठीक है। ये क्या हुए, ऋणायन के कुछ उदाहरण हुए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग थोड़ा सा अगले पॉइंट पे, समझते हैं कि बहुपरमाणुक आयन क्या होता है, ठीक है। बहुपरमाणुक आयन, बहुपरमाणुक आयन, ठीक है। बहुपरमाणुक आयन को समझते हैं, बहुपरमाणुक आयन, ठीक है। तो बहुपरमाणुक आयन क्या होता है, तो परमाणुओं का समूह, ठीक है, परमाणुओं का समूह जिस पर नेट आवेश हो, ठीक है, जिस पर क्या हो, नेट आवेश, परमाणुओं का समूह जिस पर क्या हो, नेट आवेश हो, ठीक है, नेट आवेश हो, नेट आवेश विद्यमान हो, ठीक है, वह क्या कहलाएगा, बहुपरमाणुक आयन कहलाएगा, ठीक है। नेट आवेश क्या हो, विद्यमान हो, ठीक है, विद्यमान हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, बहुपरमाणुक आयन कहलाएगा। जैसे हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से बहुपरमाणुक आयन को समझते हैं। जैसे क्या हो जाता है, सल्फेट, क्या होता है, सल्फेट, सल्फेट जो होता है, सल्फेट पे SO4 पे -2, ठीक है, ये सल्फेट का क्या होता है, हमारा बहुपरमाणुक आयन होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे नाइट्रेट क्या होता है, NO3 पे -2, ये नाइट्रेट होता है, ये क्या होता है, नाइट्रेट होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं क्या, कि जो आपका कार्बोनेट होता है वो क्या होता है, ठीक है। कार्बोनेट जो होता है, तो ये होता है CO3 पे -2, ठीक है। ये देखिए सल्फेट पे -2 ऋण है, ठीक है, नाइट्रेट पे 1, ठीक है, कार्बोनेट पे -2। आई होप आपको अब आता है एक और, ठीक है, एक और जो फास्फेट है उसको समझ लीजिए। फास्फेट पे होगा PO4 पे, ठीक है, -2। आई होप आपको क्लियर, फास्फेट जो होगा PO4 पे -3 होगा, ये सही कर लीजिएगा, PO4 पे -3 होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सल्फेट पे देखिए -2, नाइट्रेट पे -1, ठीक है, कार्बोनेट पे -2, फास्फेट पे -3। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, फास्फेट पे -3। आई होप आपको यहाँ से देखिए एग्जाम में कैसे ये क्वेश्चन पूछेगा, आई बता रहा हूँ। जैसे इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, ये सूत्र उत्तर के माध्यम से क्वेश्चन यहाँ से बनेगा बहुपरमाणुक आयन के द्वारा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं, अगले पॉइंट को समझते हैं। क्वेश्चन को नहीं समझना है यहाँ पे अपनी थ्योरी क्लास चल रही है। इस थ्योरी क्लास में हम लोग उस पॉइंट से जुड़े हुए तथ्यों को समझ रहे हैं, जिससे कि आगे जब हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करें तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से न छूटे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब अगला जो पॉइंट है हम लोग का वो क्या होने वाला है, इसको समझते हैं। ये होता है अगला पॉइंट संयोजकता। अगला जो पॉइंट है ये हम लोग का क्या है, संयोजकता, ठीक है। अगला जो पॉइंट है ये क्या है, संयोजकता।
संयोजकता, इसको हम लोग इंग्लिश में वैलेंसी बोलते हैं, वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी को संयोजकता कहते हैं। ये भी बहुत मजेदार है और यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो संयोजकता आप किसे कहते हैं, पहले उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। संयोजकता आप किसे कहते हैं उसको समझते हैं हम लोग। तो संयोजकता देखिए क्या होता है कि कोई तत्व बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो देखिए ध्यान दीजिएगा कि कोई भी तत्व हो जिसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। पहली कक्षा को छोड़ दीजिए, जिस तत्व पे, ठीक है, जिस इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करता है, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, साझेदारी करता है, वही क्या कहलाती है, उसकी संयोजकता कहलाती है। अभी मैं इस बात को जो बोला हूं इसको अपने तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं, समझिएगा। मतलब कि जो संयोजकता होती है ये क्या होती है कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजकता कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन से ही आप संयोजकता का निर्धारण कर सकते हैं। तो इस लाइन को लिख लीजिएगा कि संयोजी जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, इस लाइन को, इंपॉर्टेंट लाइन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, संयोजी, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पे, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पे आप क्या कर सकते हैं, संयोजकता का निर्धारण कर सकते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पे संयोजकता का निर्धारण कर सकते हैं। अभी जो मैं पहली बात को बताया हूं तो उस बात को भी समझिए। किसी भी तत्व में, ठीक है, कोई तत्व बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, कोई भी तत्व बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए पहली कक्षा को छोड़कर जितने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है वही उसका क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। ये लाइन जो मैं बोला हूं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पे संयोजकता का क्या होता है, निर्धारण होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा संयोजकता में समझते हैं दो बातों को, ठीक है। पहली बात हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन का त्यागना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जब त्याग होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जब त्याग होगा उसको क्या कहेंगे, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक है, ग्रहण जब करेगा तब क्या होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा तब उस पे निगेटिव चार्ज होगा। इस लाइन को भी आपको याद करना है संयोजकता को समझने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि संयोजकता का निर्धारण, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर संयोजकता का निर्धारण होता है। और संयोजकता में दो बातों को ध्यान देना है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा, अभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, मतलब किसी तत्व के द्वारा ये क्रिया होती है, किसी तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उस तत्व या परमाणु पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर किसी परमाणु या तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है तो उस तत्व या परमाणु पे निगेटिव चार्ज आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं और कि जो सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, ठीक है, किसी भी मतलब परमाणु में, इसमें एक बात समझिएगा कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या तो किसी भी कोश में, मतलब किसी तत्व के बाहरी कोश में, ठीक है, ये बाहरी कोश में जो होता है, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, बाहरी कोश में, देखिएगा ये जो लाइन मैं लिखवा रहा हूं ना, ये आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। संयोजकता का निर्धारण कैसे करेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर संयोजकता का निर्धारण। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे पता करेंगे, तो किसी तत्व या परमाणु के बाहरी या अंतिम कोश में
ठीक है, बाहरी या अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। संयोजकता कैसे पता है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा संयोजकता निर्धारण होता है, लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, तो ये क्या होती है, किसी तत्व या परमाणु की अंतिम या बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आप क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या समझेंगे कि जो ये संयोजकता है ना, इसके बाहरी कोश में अभी कुछ देर पहले मैं पहली परिभाषा के माध्यम से बताया था कि इसमें 1 से लेके, ठीक है, 1 से 8 तक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ठीक है, होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 से 8 के बीच में होते हैं। 1 से 8 के बीच में क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उस बात को भी मैं समझा दे रहा हूं कि देखिए किसी तत्व या परमाणु के बाहरी कोश में, ठीक है, मतलब इस लाइन को समझिएगा कि 1 से 8 तक संयोजकता निकालना है तो उससे पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन में 1 से 8 तक संयोजी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, बाह्यतम कोश में, ठीक है, बाह्यतम कोश में, ठीक है, अगर 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, 1, 2, 3, 4, तो आप क्या कह सकते हैं कि उसकी परमाणु उसकी संयोजकता इतनी हो सकती है। ठीक, लेकिन किसी तत्व या परमाणु के बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश में 5, 6, 7 और 8, ठीक है। तो देखिए ये बताने का सेंस ये है कि आप क्वेश्चन को गलत न करें और यहाँ से समझ लेंगे एक बार वैलेंसी को, संयोजकता को, तो आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है। अगर आप कंसंट्रेशन बना के समझते हैं तो बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा। अब बहुत लेंदी टाइप में नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं आशा कर सकता हूं। ठीक है, तो देखिए ये 1 से 8 इलेक्ट्रॉन, 1 से मतलब किसी परमाणु या तत्व के बाहरी कोश में 1 से 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया। अब देखिए 1 से 8 इलेक्ट्रॉनों का कैसे निर्धारण किया जाता है संयोजकता बनाने के लिए या पाने के लिए। तो देखिए इसके बाह्यतम कोश में 1, 2, 3, 4, 5, ये पहला केस समझ लीजिए। ठीक है, पहले केस में कि अगर 1 से 4 तक मतलब किसी तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाहरी कोश में अंतिम इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 4 तक होता है, तो आप क्या कह देंगे कि संयोजकता, अगर बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व की संयोजकता 1 हो जाएगी। अगर उसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो आप उसकी संयोजकता 2 कह देंगे। अगर उस तत्व के बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये आप क्या कह देंगे, उसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। लेकिन अगर किसी तत्व के या परमाणु के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो आप उसकी संयोजकता 4 कह देंगे आसानी से। ये समझने वाली बात बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन ये फिर भी मैं बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे समझने वाली एक बात है, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि जो बाह्यतम कोश में, तो संयोजकता आप कैसे डिसाइड करते हैं, संयोजकता बराबर क्या कह देंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। संयोजी, ये थोड़ा सा लिखिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यही वाला जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है ना, यही संयोजी इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। अब देखिए जो बाह्यतम कोश में 5, 6, 7 अगर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तब आप कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे डिसाइड करेंगे संयोजकता को कैसे डिसाइड करेंगे, तो बस कुछ नहीं करना है, 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो 1 से 8 तक किसी तत्व के
या परमाणु के अंतिम कोष्ठ में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर 1 से 4 तक अगर किसी तत्व या परमाणु के बाहरी कोष्ठ में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो सेम टू सेम आपकी उसकी संयोजकता वही हो जाएगी जो बाहरी कोष्ठ में पाए जा रहे हैं 1 से 4 तक। अगर 5 से 8 तक अगर किसी तत्व के बाहरी कोष्ठ में पाए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो उसकी संयोजकता बस क्या करना, 8 में से उस संयोजी इलेक्ट्रॉन को घटा देना है तो वो उसकी आपकी क्या निकल जाएगी, संयोजकता निकल के आ जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा चलिए एक दो प्रश्नों को समझते हैं कि क्या होगा, कैसे या डिसाइड करेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे सोडियम परमाणु को ले लें। ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, ठीक है 11 होता है। ये आपको देखिए संयोजकता निकालने के लिए सबसे पहले आपको परमाणु क्रमांक आना चाहिए और उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आना चाहिए। तो ये देखिए कैसे होता है, मैं समझाते हुए चलता हूँ। तो सोडियम का ये तो आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है। तो जो तत्व पूछ रहा है उस तत्व का परमाणु क्रमांक आपको आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इसीलिए 1 से कम 30 तक परमाणु क्रमांकों को आप तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि 11, तो 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं। तो लिखेंगे 2, 8 और 1। तो देखिए इसके बाहरी, ये देखिए ये जो बाहरी कोष है, इस बाहरी कोष में देखिए मैं आप समझा देता हूं आपको कि यहाँ पे एक चार्ट बना लीजिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या और यहाँ पे कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये देखिए कोर भी बता दे रहा हूं, कोर की संख्या, कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, ये समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसकी संयोजकता। तो देखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख दिया। अब यहाँ पे संयोजी, अभी मैं कुछ देर पहले बताया हूँ कि किसी भी तत्व या परमाणु के बाह्यतम कोष में, मतलब बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको आप क्या कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक, तो इसका क्या हो जाएगा, संयोजकता, संयोज मतलब ये क्या है, संयोजी। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 1 होगी सोडियम की। अब यहाँ पे कोर, तो देखिए जो बाह्यतम वाले के छोड़कर बाकी जितने होते हैं वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, तो कोर हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जोड़ लीजिएगा 8 दूं 10। ठीक है, अब देखिए मैं अभी बताया हूं कि जिसके मतलब जिस परमाणु या तत्व के बाह्यतम कोष में 1 2 3 4 अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो सेम टू सेम वही उस परमाणु या तत्व की संयोजकता हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी, +1 हो जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, +1 हो गए। ठीक है, इसकी संयोजकता। आई होप आपको ये समझ में। अब थोड़ा सा एक और एग्जांपल को लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्लोरीन। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं तो क्या होगा, 2 8 10 और कितना बचा, 7। तो अब देखिए यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूं, तो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 7। अब मैं बताया था आपको कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर कितनी हो जाए, मतलब 4 5 6 7 8 अगर होती है तो 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे 8 में से 7 घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, 1। तो 1 क्या हो जाएगा, क्लोरीन की क्या हो जाएगा, क्लोरीन की संयोजकता हो जाएगी माइनस में। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है कि इसमें क्लोरीन में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो 8 दूं 10। आई होप आपको ये समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे आप कुछ भी नहीं समझ पाते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं तुरंत ही करूंगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा समझते हैं कि इसी पॉइंट में कि जो अक्रिय गैस होता है, मतलब जो 18वां समूह, 18वां वर्ग जो होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्रिय गैस, नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस, ठीक है, शून्य समूह के तत्व कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हीलियम, ठीक है, आर्गन, ठीक है, नियॉन, ठीक है, क्रिप्टॉन और जेनॉन और रेडॉन, ये सभी के सभी जो तत्व हैं ये सभी के सभी अक्रिय हैं, ये कभी किसी से क्रिया नहीं करते हैं। लेकिन देखिए इस हीलियम में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इस हीलियम के अलावा इन सभी तत्वों के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए हीलियम के छोड़कर
बाकी जो अक्रिय गैसें हैं, इन सभी अक्रिय गैसों के अंत में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके वजह से इन सभी अक्रिय गैसों का जो जो वैलेंसी होती है, ये क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, शून्य होती है, आप समझ जाइएगा। ठीक है, ये मैं क्या बताना चाहता हूं कि हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की संयोजकताएं क्या होती हैं, शून्य होती हैं। और ये आपको समझ में भी आ गया होगा कि अगर आर्गन का आप लेते हैं तो ये आर्गन हो जाएगा 18 इसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास हम लोग जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 8 और 8। देखिए 8 2 10 8 18। तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। अब 8 में से 8 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, शून्य मिलेगा। तो आर्गन की संयोजकता क्या हो जाएगी, 1। नियान जो है, नियान का जब हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन तो ये हो जाएगा, ये 10 होता है तो ये लिखेंगे 2 और 8। तो देखिए इसके भी बाहरी कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो गई। अब 8 में से 8 जाएगा तो 0, तो ये भी 0 होगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये सभी के सभी, जैसे हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, ठीक है, जेनॉन, रेडॉन, तो इन सभी के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिससे इनकी संयोजकता क्या होगी, शून्य होगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट के तरफ। अगला जो पॉइंट है, तो हम लोग कुछ मूलकों को समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझने वाले हैं, थोड़ा चलिए आइए 2-2 मिनट समय दे दीजिए, 2 मिनट समय दीजिए और वीडियो में बने रहिए, क्योंकि कल की जो क्लास होगी बहुत बेहतरीन होगी। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि धनायन और अम्लीय मूलक में एक संयोजी, द्विसंयोजी और 3 संयोजी के बारे में। उसके बाद से ऋणायन या अम्लीय मूलक के बारे में, उनमें एक संयोजी, द्विसंयोजी और 3 संयोजी को समझ लेते हैं और उनकी संयोजकता को समझ लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो हम लोग देरी न करते हुए जल्दी जल्दी इनको समझते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा और यहां से आप किसी भी फार्मूले का निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं, अगर आपको यही मूलक याद हो तो, उनकी संयोजकता याद हो तो। ठीक है, तो आइए समझते हैं धनायन। ठीक है, धनायन, ठीक है, धनायन या इसको आप क्या कहते हैं, धनायन या क्षारीय मूलक, क्षारीय मूलक। ठीक है, ये क्या होता है, बेस रेडिकल। ठीक है, अब दूसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, ऋणायन। ठीक है, ऋणायन या इसको पढ़ेंगे अम्लीय, री अम्मा। ठीक है, इसको हम लोग क्या ट्रिक बनाए थे, री अम्मा। ठीक है, री अम्मा जी के नाम से इनको समझेंगे। ठीक है, अम्लीय मूलक। ठीक है, अम्लीय मूलक। अब इसमें देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि एक संयोजी मूलक। ठीक है, मूलक मतलब मोनोवैलेंट रेडिकल। ठीक, दूसरा जो पॉइंट हम लोग देखेंगे वो क्या है, द्विसंयोजी मूलक, मूलक। ठीक है, उसके बाद से तीसरा जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे ये क्या होगा, त्रिसंयोजी मूलक। ठीक है, इसको आप बोलेंगे एक संयोजी को मोनोवेलेंट, ये होगा बाईवेलेंट, ये होगा ट्राईवेलेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग इसमें पढ़ेंगे एक संयोजी मूलक। ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे द्विसंयोजी मूलक, संयोजी मूलक। ये लिखते चलिएगा। ये देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे त्रिसंयोजी मूलक।
त्रिसंयोजी मूलक। आई होप आपको ये समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे धनायन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, धनायन में मतलब जिसकी संयोजकता +1 होगी, जिसकी संयोजकता +1 होगी वो क्या होगा, एक संयोजी ऊतक होगा। जैसे हाइड्रोजन आयन, ठीक है, इसकी संयोजकता +1 होगी। जैसे लिथियम आयन, इसकी संयोजकता +1 होगी, ठीक है। उसके बाद से सोडियम आयन, इसकी संयोजकता +1 होगी। पोटेशियम आयन, इसकी संयोजकता देखिए, हाइड्रोजन आयन संयोजकता 1, लिथियम आयन संयोजकता 1, सोडियम आयन इसकी संयोजकता +1, पोटेशियम आयन इसकी संयोजकता +1। उसके बाद से सिल्वर आयन +1, क्यूप्रम आयन +1, ठीक है, सिल्वर आयन +1, क्यूप्रस आयन +1। उसके बाद से मर्क्यूरस आयन, ठीक है, मर्क्यूरस आयन +1। आई होप आपको ये समझ में आएगा। सिल्वर आयन +1, कॉपर क्यूप्रस आयन +1, मर्क्यूरस आयन +1। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद से एक इंपॉर्टेंट है अमोनियम आयन, अमोनियम आयन +1। तो ये सभी के सभी एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है। आई होप आपको क्लियर हो गया। द्विसंयोजी में कुछ उदाहरणों को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम +2 आयन, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है, +2 आयन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद से कैल्शियम +2 आयन, ठीक है। देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, उसके बाद से क्या आता है, ठीक है, बेरियम, ठीक है, बेरियम +2 आयन। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। बेरिलियम देखिए इसका नाम क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और उसके बाद से बेरियम, क्या है इसका नाम, बेरियम। उसके बाद से ये देखिए फेरस, फेरस पे +2 भी होता है और ये Fe पे +2 भी होता है, +3 भी होता है। तो यहाँ पे +2 जब लगेगा तो फेरस +2। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब देखिए स्टेनम, ठीक है, स्टेनम मतलब यहाँ पे +2 भी होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब उसके बाद से आगे जो हम लोग पढ़ेंगे जिंक, जिंक पे भी +2 का होता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग त्रिसंयोजी को पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम +3 और ये हो जाएगा फेरिक +3। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फेरिक आयन, जो फेरिक आयन होता है ये +3 होता है। आई होप आपको ये समझ में, फेरिक आयन जो होता है +3, एल्यूमिनियम आयन जो होता है +3 आयन होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ऋणायन वाले को समझते हैं, ठीक है। ऋणायन में सबसे पहले हम लोग समझेंगे जिसपे एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे क्या होता है, क्लोराइड, ठीक है। क्लोराइड को हम लोग क्या लिखेंगे, इसका प्रतीक और नाम एक ही साथ मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग समझते चलिएगा। जैसे क्लोराइड -1, ठीक है, ब्रोमाइड, ठीक है, -1, ठीक है, आयोडाइड -1। ये देखिए ये सब एक तरीके से कहा जाए तो आप इनको रट लेते हैं तो बहुत बढ़िया होगा, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। तो रटने का तात्पर्य कि क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अभी मैं इससे पहले बताया हूं कि इनके परमाणु क्रमांक अगर पता हो, परमाणु क्रमांक पता है तो इसके बाहरी कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पे इस मतलब संयोजकता बताई जा रही है। तो इस मतलब ये दोनों चीजें, अगर परमाणु क्रमांक आपको किसी भी तत्व का पता है तो उसकी संयोजकता, उससे बहुत सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपके दिमाग में घुस जाए, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे आयोडाइड हो गया। अब उसके बाद से नाइट्राइड, क्या होगा, नाइट्राइड जो होगा उसका क्या होगा, NO2 पे माइनस, ठीक है, नाइट्राइड हो गया। अब आगे देखेंगे हाइड्रोक्साइड, आगे क्या होगा, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखिए क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्राइड, हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, क्या है ये, हाइड्रोक्साइड। अब उसके बाद से जो अगला है ये है बाइकार्बोनेट, ये क्या है, HCO3 पे माइनस। ये बाइकार्बोनेट इसको पढ़ा जाता है। इसको क्या पढ़ा जाता है, बाइकार्बोनेट, क्या पढ़ा जाता है, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट,
नेट, ठीक है। ये हमारा हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्साइड होता है। ये आपका क्या होता है, क्या होता है, NO2 पे माइनस नाइट्रेट होता है। आई होप क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा चलते हैं दूसरे वाले की तरफ, द्विसंयोजी इलेक्ट्रॉन। तो देखिए द्विसंयोजी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें क्या होगा, ऑक्साइड मतलब O2 पे माइनस, ये पैरा ऑक्साइड होता है तो ये पैरा ऑक्साइड O2-2, ठीक है। देखिए ये ऑक्साइड पे -2 और पैरा ऑक्साइड पे कितना -2। उसके पास सल्फाइड जो होता है, सल्फाइड पे हम लोग क्या देखेंगे, सल्फाइड पे -2, ठीक है। अब देखिए सल्फाइड पे -2 को समझिए और उसके बाद सल्फाइड जो होता है, सल्फाइड SO3 पे -2, ठीक है। ये सल्फाइड सल्फाइड और उसके बाद से सल्फेट, तो सल्फेट SO4 पे -2। आई होप आपको देखिए ये क्या है, इसका नाम सल्फाइड। देखिए सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड और सल्फेट, सल्फेट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब एक और है कार्बोनेट को भी समझ लीजिए, CO3 पे -2, ठीक है। मतलब ये कार्बोनेट है, ये क्या है, एक कार्बोनेट है। आई होप आपको ये सभी के सभी पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं त्रिसंयोजी मूलक को। तो त्रिसंयोजी मूलक में हम कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इसको आप समझिएगा, ठीक है। पहला नाइट्राइड, ठीक है, ये क्या है, नाइट्राइड, ठीक है। तो नाइट्राइड को आप क्या प्रतीक देंगे, तो नाइट्राइड में होगा N पे -3, ठीक है। ये देखिए नाइट्राइड पे -3 और सल्फाइड पे सल्फाइड, ठीक है। इसको थोड़ा समझिएगा। ये है हमारा अगला, सल्फाइड नहीं फास्फाइड है। आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा। हाँ ये फास्फाइड, ठीक है। ये नाइट्राइड है, ये हमारा फास्फाइड, समझिएगा। फास्फाइड मतलब फास्फाइड पे -3, ठीक है। फास्फाइड P पे -3। आई होप देखिए नाइट्राइड N पे -3, फास्फाइड P पे -3। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब एक और देख लेते हैं, फास्फेट। फास्फेट को आप क्या कहेंगे, तो फास्फेट को क्या प्रतीक देंगे, PO4 पे, ठीक है, PO4 पे -3, PO4 तो -3, तो ये क्या हो जाएगा, फास्फेट। आई होप आपको ये जो क्लास में लिया ये आपको समझ में आ गया होगा। जल्द ही हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, और उसमें हम लोग धनायन और ऋणायन, इन क्षारीय और अम्लीय मूलकों से कैसे सूत्र को बनाया जाता है इसको समझ लिया जाएगा, और आणविक द्रव्यमान को और मोलों से रिलेटेड जो सूत्र बनते हैं उसको अगली क्लास में हम लोग कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।